राधा बाल निकेतन मारवाड़ मूंडवा माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक विषय के अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली पहले कोई भी महत्वपूर्ण नगर या राजधानी नहीं था। यह 12वीं शताब्दी में ही राजधानी स्थापित हुई थी। इसको स्थापित किया था दिल्ली के तोमर राजपूत राजाओं के साम्राज्य की राजधानी थी। यह 12वीं शताब्दी में मानी गई। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1165 ईस्वी तक माना जाता है। तोमरों को 1165 ईस्वी में चौहानों ने परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। चंद्रबरदई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का कवि, मित्र, लेखक है, उसकी एक रचना है चंद्रबरदई की रचना पृथ्वीराज रासो। उसमें उल्लेख किया गया है कि अनंगपाल, जो कि दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, दिल्ली का पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तोमरों व चौहानों के शासनकाल में दिल्ली का खूब आर्थिक और व्यापारिक विकास हुआ था, जिससे दिल्ली आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ था। दिल्ली में बहुत सारे धनी जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने व्यापार के साथ साथ अनेक मंदिरों और अन्य भव्य भवनों का निर्माण करवाया था। यहाँ दिल्ली में दिल्लीवाल या दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जिनके माध्यम से व्यापार वाणिज्य फल फूल रहा था। तो इस तरह से दिल्ली में यानी कि 900 से 1192 ईस्वी तक तोमरों और चौहानों का शासनकाल रहा था। और उस समय दिल्ली में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वहाँ की स्थिति बहुत ही मजबूत होती। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ यानी धन की दृष्टि से दिल्ली बहुत ही एक महत्वपूर्ण राजधानी और नगर माना गया। उसी तरह से व्यापारिक दृष्टि से भी वहाँ पर अनेक व्यापारी आते थे और व्यापार दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी होता था। इसी तरह से वहाँ पर अनेक व्यापारी लोग भी रहते थे, जिन्होंने अन्य भव्य भवनों का निर्माण करवाया था, अनेक किलों का निर्माण करवाया था और अनेक ही मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आज हमारी हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 900 से 1165 ईस्वी तक तोमर वंश का शासन रहा था और 1165 से 1192 ईस्वी तक चौहान वंश के शासकों का शासन रहा था। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौर प्रदेश अफगानिस्तान से गौर प्रांत से मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले भी भारत में अफगानिस्तान से एक आक्रमण कर आया था और वो था मोहम्मद गजनवी। वो गजनी प्रदेश से आया था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गौर प्रांत से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और इसने आक्रमण किया था और इसका सामना किया था पृथ्वीराज चौहान ने। इन दोनों का आमना सामना हुआ था तराइन के मैदान में, इसलिए इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और इसमें विजयी रहा था पृथ्वीराज चौहान। विजय किसको प्राप्त हुई थी? पृथ्वीराज चौहान को। 1191 ईस्वी में हुआ था
और तराइन के मैदान में था, इसलिए तराइन का प्रथम युद्ध इसे कहा जाता है। ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। पृथ्वीराज चौहान विजयी होने के बाद में मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर पुणे अपने गौर प्रांत लौट गया था, लेकिन उसको फिर भी भारत पर आक्रमण करने की इच्छा उसके मन में जागृत रही थी। वह पुणे एक वर्ष बाद में 1192 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर तुरंत अपनी पुणे में सेना के साथ में आया और भारत पर आक्रमण किया। और यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी ने छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और वह दिल्ली के विजित प्रदेश अपने नाम करके विजयी हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को छल कपट से हराया गया था, वह उसको हराने के काबिल नहीं था। पृथ्वीराज चौहान एक वीर महान नायक था जो भारत का सम्राट था। तो इसी तरह वह छल कपट से अपने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के विजित प्रदेशों को जीता था। लेकिन वह यहाँ पर भारत में नहीं रहा था, वह वापिस अपने गौर प्रांत लौट गया। लेकिन लौटते समय उसने अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे जो जीते हुए प्रदेश थे वो सारे उसको देकर अपने गौर प्रांत लौट दिया था। जीते हुए सारे प्रदेश किसको दिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस तरह से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। और पुनः एक वर्ष बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। तो इस तरह भारत में पृथ्वीराज चौहान की सत्ता समाप्त हो गई और मोहम्मद गोरी की सत्ता की शुरुआत हुई। मोहम्मद गोरी भारत में नहीं रहा था, ये अपने विजित प्रदेशों को अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने विजित प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अपने गौर प्रदेश वापिस पुणे लौट गया था। और इस तरह भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। कुछ वर्षों बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को यह समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, तब उसने अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। वो था 1206 ईस्वी। तो इस तरह से भारत में 1206 ईस्वी से गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। यह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा था, यानी लगभग 84 वर्ष तक भारत में गुलाम वंश का शासनकाल रहा था। तो ये तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध हो गए। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1226 से 1290 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। यह गुलाम वंश का था। किस वंश का था? गुलाम वंश। क्योंकि यह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था
जिसको मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेश देकर अपने घोर प्रांत लौट गया था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में उसने अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर लिया। दिल्ली सल्तनत ये 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके मध्य 5 वंश आए थे। कितने? 5 वंश। 5 वंशों ने शासन किया था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। प्रथम था इसमें गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक यानी लगभग 84 वर्ष तक शासन काल रहा था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और इसी से गुलाम वंश की नींव भारत में आई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट घोषित हुआ था। उसके बाद में इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद में खलजी वंश आया था, जो 1226 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। 30 वर्ष तक इसने भारत पर शासन किया था। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खलजी, इनका शासनकाल रहा था। इनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भारत में कई जगह आक्रमण किए थे। इसका महत्वपूर्ण है, इसने राजस्थान में भी आक्रमण किया था। आप अन्य कक्षों की किताबों में पढ़ चुके हैं, जिसमें रानी पद्मावती का भी उल्लेख आता है। अलाउद्दीन खिलजी जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक 54वें वर्ष तक भारत में शासन किया था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये शासनकाल भारत में रहा था। इनके बाद में आया था सैयद वंश। तो ये चौथा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। इसने 37 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। इसका सम्राट था खिज्र खां। इसके बाद में आया था 5वां वंश लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसमें बहलोल लोधी प्रथम शासक, द्वितीय सिकंदर लोधी और अंतिम जो था लोधी वंश का सम्राट वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसको इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुगल सम्राट भारत में स्थापित हुआ था। ये इस तरह से 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के 1226 से 1526 ईस्वी तक। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। तो इस तरह से ये 5 वंश आए थे भारत में, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। तो ये 5 वंश और इनका अंत हुआ था 1526 ईस्वी में। उसके बाद में भारत में मुगल सम्राट स्थापित हो गए थे। दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3 का हमने अध्ययन किया है। उसका कुछ सारांश मैंने आपको बताया था। उस सारांश को मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ध्यान से देखा और सुना होगा। तो उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, तो उन प्रश्नों को आप कीजिएगा। पहला प्रश्न है, तोमर वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में कौन से सिक्के डाले गए थे? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसमें
विजयी कौन रहा था। चौथा प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ। पांचवा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सम्राट कब घोषित किया था। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपने जो अभी अध्ययन किया है, सुना है, तो वो सोच समझकर आप इनके उत्तर दें। अगर इनमें कोई त्रुटि हो तो भी आप अवश्य बताएं। ये दिल्ली के सल्तनत अध्याय 3 के बारे में सारांश के रूप में बताया है और उन्हीं में से ये 5 प्रश्न आपको दिए हैं।